ये शब्द हाल ही में हमारी संसद में गूंजे और इसी के साथ एक 150 साल पुराने गीत से जुड़ा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। एक ऐसा गीत जो आज भी भारत की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। भारत के राष्ट्रगीत का संघर्ष। आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरुआत करेंगे हाल की संसदीय बहस से, फिर पीछे जाकर इस गीत की ऐतिहासिक जड़ों को समझेंगे। हम 1937 के उस अहम समझौते राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच के कानूनी फर्क और इतिहास की दो अलग-अलग व्याख्याओं को भी देखेंगे। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक गीत इतना मायने क्यों रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद की इसी गर्मागर्म बहस की। हाल ही में संसद का सत्र एक 150 साल पुराने गीत पर हुई चर्चा की वजह से एक राजनीतिक अखाड़े में बदल गया। सरकार का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि 1937 में कांग्रेस ने इस गीत के कुछ हिस्से हटाकर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती की थी। उनका दावा है कि ये एक तरह का विश्वासघात था जिसने आगे चलकर देश के बंटवारे की नींव रखने में मदद की। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। उनका कहना है कि ये पूरी बहस असल में देश के जरूरी मुद्दों जैसे कि अर्थव्यवस्था और रोजगार से ध्यान भटकाने के लिए एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। लेकिन ये समझने के लिए कि ये गीत इतना विवादास्पद है क्यों, हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। मतलब आखिर एक कविता आज़ादी की लड़ाई का नारा कैसे बन गई? तो कहानी शुरू होती है 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी से। उन्होंने वंदे मातरम की रचना की और जब ये उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल हुआ तो ये गीत देखते ही देखते ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी। और इस गीत की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1905 में ही महात्मा गांधी ने इसकी शक्ति को पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि ये तो हमारे राष्ट्रगान जैसा बन गया है, जो लोगों में देशभक्ति की भावना जगाता है। ये दिखाता है कि उस दौर में ये गीत कितना लोकप्रिय और कितना असरदार था। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ, यानी 1937 का समझौता, जब एक एकजुट करने वाला प्रतीक खुद एक बहस का मुद्दा बन गया। देखिए, 1930s का दशक आते आते मुस्लिम लीग ने गीत के बाद के छंदों पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया। इन छंदों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है और मुस्लिम लीग का तर्क था कि ये इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ है। तो इसी तनाव को कम करने के लिए कांग्रेस ने 1937 में एक रास्ता निकाला। ये तय किया गया कि सार्वजनिक समारोहों में सिर्फ पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, क्योंकि उनमें कोई धार्मिक संदर्भ नहीं है। अच्छा, इस पूरी बहस के बीच एक और बहुत जरूरी बात है समझने वाली, और वो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच का अंतर। ये कानूनी और संवैधानिक तौर पर बहुत मायने रखता है। बात है 24 जनवरी 1950 की। संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया और साथ ही ये भी तय किया कि वंदे मातरम को भी बराबर का सम्मान और दर्जा मिलेगा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इसका एक ऐतिहासिक योगदान रहा है। लेकिन यहाँ एक पेच है। सम्मान में बराबरी का मतलब कानून में बराबरी नहीं है। इन दोनों के बीच कानूनी फर्क बिल्कुल साफ है। जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना एक संवैधानिक कर्तव्य है और इसका अपमान करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन राष्ट्रगीत के साथ ऐसा कोई कानूनी बंधन नहीं जुड़ा है। इसी तरह कुछ खास आधिकारिक मौक़ों पर राष्ट्रगान गाना जरूरी है, जबकि राष्ट्रगीत के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। तो चलिए वापस चलते हैं 1937 की उसी घटना पर, जिसे आज 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से देखा और समझा जाता है। सरकार के नजरिए से देखें तो धार्मिक आपत्तियों को मान लेना राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने जैसा था। उनका तर्क है कि यही वो सोच थी जिसने आगे चलकर 2 राष्ट्र के सिद्धांत और फिर देश के बंटवारे को जन्म दिया। और इसके बिल्कुल उलट है विपक्ष का तर्क। खासकर डीएम के सांसद ए राजा का मानना है कि गीत की मूल बनावट ही विभाजनकारी थी। उनके मुताबिक गीत जिस संदर्भ में लिखा गया वो मुसलमानों के खिलाफ था। इसलिए 1937 का समझौता देश को जोड़ने के लिए एक जरूरी कदम था, न कि तुष्टीकरण के लिए। और हाँ, यहाँ तुष्टीकरण का मतलब है राजनीतिक फायदे के लिए किसी एक समूह को ज्यादा रियायतें देना। तो कुल मिला के कहानी ये है, एक पक्ष 1937 के समझौते को राष्ट्रीय प्रतीक के साथ विश्वासघात और तुष्टीकरण की तरह देखता है, तो दूसरा पक्ष इसे एक समावेशी और एकजुट भारत बनाने के लिए एक जरूरी और समझदारी भरा कदम मानता है।
लेकिन रुकिए, इस बहस में सिर्फ दो ही पक्ष नहीं है, एक क्षेत्रीय नजरिया भी सामने आया है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा का तर्क है कि ये पूरी बहस एक तरह से उत्तर भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। उनका मानना है कि ऐसी चर्चाओं में अक्सर दक्षिण भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे राष्ट्रवाद की एक अधूरी तस्वीर बनती है। आखिर में सवाल ये उठता है कि ये बहस सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये बहस है भारत की आत्मा के बारे में, यानी आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में। ये पूरी बहस असल में दो अलग अलग तरह की देशभक्ति के बीच का एक टकराव दिखाती है। एक तरफ है सांस्कृतिक देशभक्ति, जिसकी जड़ें एक साझा संस्कृति और विरासत में होती हैं, और दूसरी तरफ है संवैधानिक देशभक्ति, जो अपनी निष्ठा देश के संविधान और उसके धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आदर्शों में रखती है। और ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपना इतिहासी विवादों से घिरा हो, तो भविष्य के लिए उनके मायने तय करने का हक आखिर किसे है?